नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ दौरे को लेकर के। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनमें से 1374 सहायक ऑपरेटर्स और 120 कार्यशाला कर्मचारी शामिल हैं। इस मौके पर सीएम ने युवाओं को बधाई भी दी है और कहा है कि यह भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, जिसमें यूपी पुलिस के दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1374 सहायक ऑपरेटरों और 120 कार्यशाला कर्मचारियों में पत्र वितरित किया गया। इनमें 274 महिला सहायक ऑपरेटर और 23 महिला कार्यशाला कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश पुलिस एक मॉडल बनी है। अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, दंगा मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है। एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां, सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है। देश स्वीकार करता है, हर भारतवासी स्वीकार करता है। और अग्नि परीक्षा तब होती है जब कोई चुनौती आती है। महाकुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से सकुशल संपन्न करने में सफलता प्राप्त की, परिणाम था उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा उस समय दिखाई गई संवेदनशीलता। अगर यह आयोजन महाकुंभ के अवसर पर इस प्रकार संवेदनशीलता, उस प्रकार की तत्परता, उस प्रकार का एक व्यावहारिक दायित्व हम सबको निर्वहन करने के लिए हम लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो दैनिक जीवन में अपने जनपदीय स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में फिर कहां पे चूक होती है कि कभी कभी किसी कॉमन मैन को उंगली उठानी पड़ती है हमारे व्यवहार पर कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को लिए अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश में एक मॉडल बन चुकी है। उन्होंने चयनित युवाओं से अपील की कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं और प्रदेश की सुरक्षा को और मजबूत करें। सीएम ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, जो मिशन रोजगार के तहत युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में
लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का ये समारोह न केवल यूपी पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि मिशन रोजगार के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी एक बड़ा प्रयास है। चयनित युवाओं ने इस अवसर पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसी बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा भी किया और पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों के उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, दुकानें और फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। इस हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और यमुना के जलस्तर और नहरों की स्थिति का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वो बाढ़ राहत केंद्रों पर गए, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। के दिल से भी किसी प्रकार की परेशानी है, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा जहां पर पानी का ज्यादा पानी वहां न जाए, उस पानी में नहाने से भी थोड़ा बचे, पानी पीने से भी बचे। अपने चिकित्सा व्यवस्था है पशुओं के लिए भी अलग से भूसा की व्यवस्था है, उनकी भी चिंता रहे। डॉक्टर भी पशुओं के अलग है, आपके डॉक्टर आप सबके लिए भी चिकित्सा व्यवस्था टीम बनाई गई है। गाँव का भी जोखिम खांसी आता है तो तुरंत सूचना दे हमारी टीम है। किसी प्रकार का आदरणीय योगी जी का सपना है कि हमारे गांव गरीब को किसी प्रकार की परेशानी न हो, और वह राजनाज में अभी 7 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। पूरे राज्य के बाढ़ से संबंधित मीटिंग है। अभी मेरा इसी क्षेत्र में जब कठिनाई और जब बढ़ता है हमारे सामने, जब चुनौती जब आती है, सभी नदियां एक साथ उफान मचाती है तो चुनौती आती है। इस समय हमारे पास केवल बुंदेलखंड और
मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जिसके कारण कोई ज्यादा चुनौती नहीं है। पानी धीरे धीरे उतर कर बिहार होते हुए गंगा सागर में चला जाएगा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राहत केंद्रों में खाने पीने, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट भी बांटे और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से क्षतिग्रस्त घरों, दुकानों और फसलों का सर्वे कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। साथ ही नदियों के कटाव वाले क्षेत्रों की निगरानी और बचाव कार्यों को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। जितनी भी सड़कें हैं माननीय मूलचंद जी, जितनी भी ये चिंता चलेंगे बाद में, इन सड़कों को डीएम मुख्यमंत्री के द्वारा लिखवा कर भेज दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। वह सड़कें भी भविष्य में ऊंची हो जाए, जब पानी भरा हो तो आपको आने जाने का तकलीफ न हो। ये भी व्यवस्था है। तो अभी निकलेंगे तो बता देना, आपको हर प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा, किसी प्रकार की परेशानी। इसलिए आप सब एक बार आदरणीय मोदी जी को, योगी जी हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मकान टूटेगा, चाहे रोड टूटे, चाहे घर हो, ये भी आपका पक्का मकान बनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये दौरा हमीरपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर गठित टीम 11 के तहत बाढ़ राहत कार्यों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी हलकों में नई हलचल मचा दी है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को लेकर के दिए गए राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी और जेटली परिवार दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसे फेक न्यूज बताया है, तो वहीं अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से सियासत जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान से एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राहुल ने दावा किया कि उन्हें दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कृषि कानूनों पर धमकाया था, तो वहीं अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी राहुल के बयान को नकारते हुए कहा कि किसान बिल उनके पिता के निधन के 13 महीने बाद लाया गया। उन्होंने पूछा कि जब बिल आया ही नहीं था तो पिताजी से राहुल गांधी की इस विषय पर मुलाकात कैसे हो गई? I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. We are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ, और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल, पार्लियामेंट में वो उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है, एक जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए फेक न्यूज करार दिया।
पार्टी ने सवाल उठाया कि जब अरुण जेटली जी का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था, तो वो 2020 में पेश हुए कृषि कानूनों पर राहुल गांधी से कैसे बातचीत कर सकते हैं? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा राहुल गांधी पर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्हें जेटली परिवार और बीजेपी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि ये बात वो 2020 की कह रहे हैं, जबकि दिवंगत अरुण जेटली जी की मृत्यु तो 2019 में हो गई थी। लिहाजा राहुल गांधी का ये झूठ एकदम सफेद है। ये राहुल गांधी का जो माइंडसेट है, मुझे लगता है वो डेड हो गया है। कभी उन्हें इकोनॉमी डेड दिखाई देती है, कभी उन्हें इलेक्टोरल सिस्टम डेड दिखाई देता है। मुझे लगता है उनको अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। कांग्रेस में एक यही सच है कि उनकी हर बात झूठ है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई। ये मनोरमा कहानी घटकर रखी गई और ये कहा गया कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी किसान संघर्ष के दौरान मेरे पास आए धमकाने के लिए और मैंने कहा मैं पता किस मिट्टी का बना हूं। ये संविधान पर बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। जब उनको लोग पप्पू कहते थे तो उनको एतराज होता था। आज उन्हें स्पष्ट कर दिया, उनकी इस बात ने बता दिया कि वो कितने बड़े अभी भी पप्पू हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हर व्यक्ति को गरिमा के अनुसार आचरण करना चाहिए। राहुल गांधी जी मिथ्या, भ्रामक और असत्य बातें कर रहे हैं और एक स्वर्गवासी व्यक्ति का नाम ले लेके कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उठे सवालों का जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं आया है। फिलहाल ये मामला सियासी गलियारों में गर्म है और जेटली परिवार समेत बीजेपी इसे राहुल गांधी की गंभीर भूल बता रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सफाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 16 समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा तब हुआ जब पृथ्वीनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सरयू नहर में पलट गई। ये घटना इटिया थोक थाना क्षेत्र में हुई है और इसने पूरे इलाके को दुख से भर दिया है। क्या कुछ ये घटना है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव में रहने वाले प्रहलाद गुप्ता अपने परिवार और दोस्तों के साथ बोलेरो गाड़ी से पृथ्वीनाथ मंदिर जल चढ़ाने जा रहे थे। इटियाथोक थाना क्षेत्र के रहरा गांव के पास सरयू नहर में पुल पर उनकी गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और नहर में जा गिरी। गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 की डूबने से मौत हो गई है। मृतकों में 6 महिलाएं, 3 बच्चे और 2 व्यक्ति शामिल हैं। हादसे के समय बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी और गाड़ी की रफ्तार भी तेज बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो नहर में गिरते ही पूरी तरह पानी में डूब गई। गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके कारण लोग अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कोशिश की, शीशा तोड़कर 4 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें ड्राइवर 3 बच्चे शामिल थे। इन घायलों को इटियाथोक के सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति के अभी भी लापता होने की आशंका है और उसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। इधर से बग्गी रोड की तरफ से पृथ्वीनाथ के लिए जा रही थी और मेरे बच्चे 2 आए थे भैंस खोलने के लिए। उन्होंने नहर पर देखा, 2 बच्चे, एक 8 साल का था, एक 11 साल की लड़की थी, जो कि घर जाके बच्चा भैंस छोड़ करके रोता हुआ गया। बोला बेटा जो है ये नहर में गाड़ी चली गई है, चल के उनको बचाओ, रोता हुआ चिल्लाता हुआ गया। हम दोनों बाप दौड़ के आए, यहाँ कोई नहीं था उसमें। गाड़ी का एक कॉर्नर काली पर बैठा हुआ था और
उसमें जो लोग थे 4 कूद चुके थे। और इसके बाद जो बच्ची कूदी उस मेरे बच्ची के साथ बीच गांव में गई। सारे गांव वालों बात सुनकर वो भी दौड़ के आए। सबसे पहले हम 2 बच्चे, मेरा बेटा और मैं पहुंचे तो उसको नदी में अपनी जान हड़प करके कूदा दिया और उससे वो बचाने में असफल हुआ तो वो भी बहने लगा गाड़ी को देख करके। तो हमने कहा बेटा उधर से निकल आओ। पश्चिम जा करके उसने भी अपना प्रयास किया। उसके बाद जब सारे लोग आ गए तो रसरा बंधवाया गाँव में गाड़ी में। घटना जब घटी तो आप सबसे पहले पहुंचे? जी सबसे पहले। क्या मंजर था वहाँ का? वहाँ का मंजर सर बहुत गंभीर था। वो बेचारे चिल्ला रहे थे, को रो ही रहे थे, किसी तरीके से निर्बस थे, किसी तरह से काम करने लायक नहीं थे। हादसे की खबर फैलते ही सिया गांव में कोहराम मच गया। मृतकों में ज्यादातर एक ही परिवार के लोग हैं, जिनके घर में चीख पुकार मच गई। घटनास्थल और जिला अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहन दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। गोंडा के थाना एटिया चौक क्षेत्र के रहरा में एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेरो गाड़ी, इसमें कई लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर एक नहर में यहाँ पलट गई है। सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण है उनके द्वारा एवं स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया तथा उसमें से 4 लोगों को जीवित निकाला गया जो सुरक्षित हैं और उनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC एटिया चौक भिजवाया गया है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिनके शवों को नहर से निकालकर जिला अस्पताल गोंडा भिजवाया गया है। और जैसे ही इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय हुई, तत्काल वहां से निर्देशित कर सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया। हमारे CMO के माध्यम से तमाम जो मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, तत्काल इनको उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपये के सहायता राशि की घोषणा भी मृतकों के लिए की गई है। SDRF की टीम भी तत्काल मौके पर बुला ली गई है। उनके द्वारा भी जो जवान है सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। फर्दर सर्च भी हम इस पूरे नहर में करवा रहे हैं। इस हादसे ने न केवल सिहा गांव बल्कि पूरे गोंडा जिले को शोक में डुबो दिया है। प्रशासन और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि पुलिस हादसे की वजह की जांच पड़ताल कर रही है। ये दुखद घटना सड़क सुरक्षा और बारिश के मौसम में सावधानी की जरूरत को फिर से बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा में आज एक हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में सीढ़ियों का कॉरिडोर ढह गया, जिसकी वजह से एक फ्लैट में 2 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कैसे यह हादसा हुआ और किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारियों ने इन दोनों लोगों को बचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 17 में स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तीसरी मंजिल का छज्जा अचानक ढह गया। इस हादसे में फ्लैट में रहने वाले संजीव शर्मा और बेटी साहिल शर्मा फंस गए। छज्जे के ढहने से उनका बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। वैशाली फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। टूटी हुई सीढ़ियां और लटकते हुए सरियों के बीच में जोखिम उठाकर फायर ब्रिगेड ने लैडर की मदद से दोनों को सुरक्षित निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 10 घंटे का समय लगा। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने अपार्टमेंट की पुरानी इमारतों की सुरक्षा रखरखाव पर सवाल खड़े किए हैं। फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 17 वसुंधरा में पड़ता है, उसमें छज्जा गिर गया है, जिसके कारण कुछ लोग फ्लैटों में फंसे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तत्काल डिजास्टर रेस्क्यू टेंडर और एक फायर टेंडर घटनास्थल में भेजा गया। वहाँ जाके देखा तो एक फ्लैट में 2 लोग और एक डॉग फंसा हुआ था, जिसको फायर लैडर की सहायता से तत्काल टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की इमारत की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य अग्निशम अधिकारी राहुल पाल ने बताया है कि पुरानी इमारत में नियमित सुरक्षा जांच जरूरी है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। स्थानीय लोग अब प्रशासन से इमारतों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को सख्त करने की मांग कर रहे हैं। ये घटना गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।